एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट कि आप पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। कैसे एक एक करके सारे कंसेप्ट्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं डिस्टेंस के साथ। आप इमेजिन करिए आपके पास बेसिकली आगे प्लेन पर दो पॉइंट्स हैं, है ना। टेक्निकली अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर में हम इन दो पॉइंट्स को दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 से डिनोट करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पर अगर एक पॉइंट है x2 y2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पर्सपेक्टिव से z1 इज नथिंग बट व्हाट x1 प्लस iota टाइम्स y1 एंड z2 इज नथिंग बट x2 प्लस iota टाइम्स y2, राइट। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला सेज कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अगर इस पॉइंट को मैं कहता हूँ a और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ b, so the distance between a and b basically is line segment की length is given by अंडर रूट ओवर कितना है स्टूडेंट्स, x1 और x2 के डिफरेंस का स्क्वायर और y1 और y2 के डिफरेंस के स्क्वायर का सम। आई होप यू ऑल नो दिस फॉर्मूला प्रीटी वेल। शायद से यही सेम फॉर्मूला एक और एक्सप्रेशन से वर्कआउट किया जा सकता है। अगर आप सोचना चाहें कि आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डू यू नॉट थिंक आप z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस लेकर इसका मॉड ले लें, तब भी आपको यही एक्सप्रेशन वर्कआउट होगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के परस्पेक्टिव से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी की कॉरलरी कह लें या कुछ भी कह लें, ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि आर्गन प्लेन में अगर आपके पास ये बेसिकली ओरिजिन है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो ओरिजिन से z की जो डिस्टेंस होगी, आई होप यू ऑल नो इट प्रीटी वेल, वो होती है मॉड z माइनस जीरो, विच इज नथिंग बट मॉड z, जो कि टेक्निकली उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन। एक और जरूरी बात स्टूडेंट्स, कभी भी कोई क्लेम करता है कि तीन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, somebody says कि यहाँ पर एक पॉइंट है z1, कहीं बीच में एक पॉइंट है z2 और कहीं एक थर्ड पॉइंट है z3। पॉइंट्स मतलब मैं फिलहाल कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू इनका रिप्रेजेंटेशन। Now when somebody says that these three points, let's say this point is A, this point B and this point C, they are collinear. So अगर A, B, C collinear हैं, तो क्या मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंसेस का सम तीसरे बचे हुए पेयर के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसी बात को ऐसे भी तो कहा जा सकता है स्टूडेंट्स, ए से बी की जो डिस्टेंस हो जानी है वो हो जाएगी मॉड z2 माइनस z1, है ना। बी से सी की जो डिस्टेंस हो जानी है उसे आप लिख सकते हैं मॉड z3 माइनस z2, और यही डिस्टेंस ए और सी के बीच होगी जो कि होगी स्टूडेंट्स मॉड z3 माइनस z1। सो अगर तीन पॉइंट्स z1 z2 कोलिनियर हैं, सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। आई होप आप ये बात जानते हैं, है ना। थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, आप ये बात हमेशा ट्रू होती हुई पाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि मैं अगर आपको कहूँ तीन पॉइंट्स जो हैं, लेट्स से आपको चेक करना है, वेरीफाई कि कोलिनियर है या नहीं, है ना। सो वेरीफाई दैट वेदर दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, है ना। जैसे कि वो तीन पॉइंट्स हैं, लेट्स से 3 + 2 आयोटा, एक पॉइंट मान लो आप 2 माइनस आयोटा और एक और पॉइंट ले लो जैसे कि -7 आयोटा। लेट्स से आपको वेरीफाई करना है दैट वेदर, मतलब आपको जो वेरीफाई करना है वो ये कि ये कोलिनियर है या नहीं, मतलब इनकी कोलिनियरिटी आपको चेक करनी है। तो कैसे करेंगे? मेरा कहना है वही बात दोबारा, जैसे अगर मैं इसे कह लूँ a, इसे कह लूँ b और इसे कह लूँ मैं c, तो तीनों डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। जैसे a b डिस्टेंस कितनी आएगी स्टूडेंट्स, आई होप आप देख पा रहे हैं, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 और माइनस माइनस 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, सो ये डिस्टेंस आती है √10, राइट। आई होप अगर आपको समझ आ रहा है तो आगे मैं नेक्स्ट डिस्टेंस वर्कआउट करता हूँ। लेट्स से मैं बी और सी के बीच के डिस्टेंस निकालता हूँ, तो बताओ बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? दैट विल बी 2 तो रियल पार्ट है तो 2 का स्क्वायर 4, -1 माइनस माइनस 7 यानी 7 माइनस 1 दैट 6, 6 का स्क्वायर 36, सो दिस इज क्लियरली √40। आई होप ये पार्ट भी आप देख पा रहे हैं, दैट इज मैं क्या लिखूंगा √40। एक छोटा सा और काम करते हैं, लेट्स से हम ए सी भी निकाल ही लेते हैं ना। सो अगर मैं ए सी वर्कआउट करना चाहता हूँ, सो ए सी कितना होगा, 3 तो यहाँ रियल पार्ट ही है, सो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 माइनस माइनस 7 यानी ये हो जा रहा है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये बात समझते हैं, 9 का स्क्वायर इज 81, सो ये आ जा रहा है 81, सो 9 + 81 क्लियरली कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स 90, और 90 को मैं लिख सकता हूँ बेसिकली 3 इंटू मतलब 9 × 10, सो हो जाएगा 3 टाइम्स √10।
आई होप आप ये बात आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं। 40 को क्या लिख सकता हूँ, √40 इज 4 टाइम्स √10 यानी 2 टाइम्स √10। अब मेरा ये मानना है अगर आप ए बी और बी सी का सम करें तो वो क्लियरली ए सी आएगा, क्योंकि देखो आप √10 ए बी है, बी सी है 2 √10, तो ये कितना हो जाता है, ये 3 √10 होता है जो कि ए सी की वैल्यू है। सो क्लियरली ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट समझते हैं। जैसे अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला समझा, जो अभी तक हमने डिस्कशन किया वो किसको लेकर किया, बेसिकली अभी तक हमारा डिस्कशन इस स्टेटमेंट को लेकर था कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है और उसे आप कैसे कोलिनियरिटी और इस सेंस में डेवलप करके सोच सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट मेरा है कि आप चाहें तो आप इवन 2 पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ किस तरीके से निकलेगा, है ना। जैसे स्टेटमेंट बस यही है कि मान लो आपके पास 2 पॉइंट्स है ना। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। अब Z1 और Z2 को जो लाइन ज्वाइन करेगी उन्हें जो एग्जैक्ट बीच में से परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही होगी, क्या मैं इस लाइन को लेकर अपना कुछ ओपिनियन दे सकता हूँ। आई होप आप मेरी रिक्वायरमेंट समझ रहे हो। ये जो सेगमेंट जा रहा है, मतलब इस सेगमेंट Z1 और Z2 को जो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, इस लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट Z1 एंड Z2। आई होप आप ये बात समझ रहे हो। अब इस लाइन सेगमेंट की खास बात क्या है, आप क्या समझते हो। फिलहाल से अगर मैं लोकस के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो इस लाइन सेगमेंट पर कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि उसकी चाहे आप Z1 से डिस्टेंस निकालें या फिर आप चाहें तो उसकी आप Z2 से डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। ये डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, इक्वल। आप इसे सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं, आप इसे किसी भी लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करने वाला कोई भी नंबर इस पर्टिकुलर बात को होल्ड करेगा कि उसकी Z1 पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी और उसकी Z2 पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेम होगी। बस इसी बात को यूज करके आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अपना कंक्लूजन या रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेल एंड कंफर्टेबली अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। एक और थॉट से आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, वैसे तो इतना काफी है, पर अगर आप चाहें तो कुछ लोग इसे इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द Z1 एंड Z2 ऑफ Z1 एंड Z2। बट मान लो अगर आप ये नहीं सोचना चाह रहे हो, आप सोचना चाह रहे हो कि ठीक है इसे और एक्सपांड करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट्स से मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Z माइनस Z1 का स्क्वायर और हो जाएगा मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर। आई होप आपको ये बात याद है कि मॉड Z का जो स्क्वायर होता है वो ZZ बार होता है। ये डिस्कशन को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे Z माइनस Z1 टाइम्स conjugate of Z minus Z1 which is Z1 Z bar minus Z1। इस तरीके से यहाँ पर आप लिखेंगे Z minus Z2 और यहाँ आ जाएगा conjugate of Z minus conjugate of Z2। तो इस तरीके से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, जैसे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा ZZ बार, फिर हो जाएगा Z बार Z1, फिर आ जाएगा Z1 बार Z और ये आ जाएगा प्लस Z1 बार इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, और से देखिएगा ये हो जाना है फिर से ZZ बार, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस, आई होप आप देख पा रहे हैं, मैं Z2 और Z बार को मल्टीप्लाई करना तो आ जाना है कितना स्टूडेंट्स, Z बार Z2। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई अगर आगे बढ़ाओ तो अगला प्रोडक्ट आ जाएगा आपका माइनस Z2 बार Z और जो फाइनल एक और टर्म आएगी वो होगी Z2 बार। अगर आप अभी थोड़ा फोकस करें तो ZZ बार कैंसिल हो रहे हैं, इसके अलावा और तो चीजें मुझे कहीं से कहीं तक कुछ सिंप्लीफाई होती है ऐसी कोई खास दिख नहीं रही है। बट इफ यू विश टू री राइट इट, है ना, जैसे आप Z वाली टर्म्स एक साथ लिख दें, Z बार वाली टर्म्स एक साथ लिख दें, तो देखो मैं सारी चीजें उठाकर एक तरफ लाता हूँ, है ना। तो सारी चीजें अगर उठाकर एक तरफ लाता हूँ तो देखो ये क्या बन रहा है और ये क्या बन रहा है उस पर गौर करिएगा, है ना। तो इन दोनों को उठाकर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ तो क्या बनेगा वो देखो, देखो Z बार Z1 और यहाँ पे लिखा है Z बार Z2, है ना। तो शलाई से अगर मैं Z बार कॉमन ले लूँ या माइनस Z बार कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा बेसिकली Z1 माइनस Z2। आई होप आप सोच पा रहे हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से टेक्निकली Z कॉमन ले लूँ, आई होप आप नोटिस कर रहे हो, अगर मैं यहाँ से Z कॉमन ले लूँ या फिर लेट्स से माइनस Z अगर कॉमन ले लूँ
तो क्या बनना है स्टूडेंट्स, ये बनेगा बेसिकली Z1 बार, है ना, और यहाँ पर ये जो है प्लस हो जाएगा, और इधर आकर ये दोबारा माइनस आप कॉमन लोगे तो माइनस हो जाएगा माइनस Z2 बार। तो इस तरीके से होगा। राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं ये है Z2 बार, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड Z2 स्क्वायर, है ना, और Z1 बार को अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर। मैं अगर पूरा ओवरऑल नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये नेगेटिव हट जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये ऑर्डर बदल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा Z2 और ये हो जाएगा Z1, तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी गई है, दिस इक्वेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग, जो कि है आपका Z1 और Z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। I hope this part is very well understood by all of you. So perpendicular bisector को लेकर I hope आप कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओ इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का, जो कि बनता है लेट्स से 3+4 आयोटा एंड -5+6 आयोटा से। आयोटा यहाँ पर आपका -1 का अंडर रूट ही है। ये बात तो आई होप वेरी वेल अंडरस्टूड है जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक। तो बताओ कैसे लिखेंगे आप? आपसे मैं कहूंगा आप बेसिक डेफिनेशन फॉलो करो, है ना। सो z एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है 3+4 आयोटा से भी, आई होप आप सुन रहे हो, और किससे स्टूडेंट्स, -5+6 आयोटा से भी, है ना। तो ये जो z है इसका जो लोकस होगा वही आपका टेक्निकली वो पाथ है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों लाइंस के। नाउ दिस इज टोटली अप टू यू, आप जैसे भी इसे एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं, आपका तरीका। एक मेथड आप यहीं लिख के छोड़ दें और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको चुपचाप इसे प्रॉपर्ली एक्सपांड करना ही होगा, दैट्स द ओनली वे यू हैव। या फिर आपने फॉर्मूला याद किया हो, फॉर्मूला आपके सामने है जो कि कुछ तरीके से z टाइम्स Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस और प्लस Z बार टाइम्स Z1 और Z2 का डिफरेंस इज इक्वल टू Z1 और Z2 के मॉड्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस। या फिर आप ऐसे लगा दें, मतलब दिस इज टोटली अप टू, या तो आप पूरे कन्वेंशनली शुरू करें या फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करें। तो यहाँ से शुरू करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, मॉडल्स निकाल दीजिए, जो आपको ठीक लगे वैसे निकालिए। जीवन आप इसे नॉर्मल कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आखिरी में z को आप किससे रिप्लेस कर दो, x प्लस आइटा y से, तो वहां से भी आपका आंसर नॉर्मल कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। एक स्ट्रेट लाइन ही बननी है बेसिकली। पर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते तो फॉर्मूला क्या कहता है, z टाइम्स, ध्यान से सुनना, Z1 बार माइनस Z2 बार, है ना। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 3-4 आएगा, आई होप आप देख रहे हो, और इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, -5-6 आएगा। मैं यही लिख ले रहा हूँ अगर आप कंफर्टेबल है तो। जैसे Z1 है और ये Z2 है, राइट, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है Z1 बार, और ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है Z2 बार। तो मैं लिख रहा हूँ Z1 बार माइनस Z2 बार, तो 3-4 आइटा में से माइनस किया तो +5+6 आइटा हो जाएगा, तो 3+5 कितना हो जाना है 8, और -4+6 हो जाएगा बेसिकली आपका +2 आयोटा। आई होप आप देख पा रहे हैं, -4+6 यानी कितना हो जाएगा +2 आयोटा, प्लस फिर आप लिखेंगे z बार। अब Z1 में से Z2 सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 -5, तो दोबारा यहाँ आना तो 8 ही है। अब 4-6 कितना हो जाएगा, क्लियर सी बात है, 4-6 हो जाएगा -2, सो दैट्स -2 आयोटा, है ना, इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर तो 3 और 4 से बनता है 5, अगर आप समझ पाते हैं तो ये हो जाना है बेसिकली, आई होप आप देख पा रहे हैं, उसका स्क्वायर मुझे करना है तो अंडर रूट हट जाएगा, सो दिस इज 25 माइनस 5 और 6 से 36 + 5 41, और 41 के अंडर रूट का स्क्वायर है 41 ही यहाँ पर आना है। तो 25 - 41 जब आप वर्कआउट करेंगे, आई एम रियली सॉरी, मैं लिख रहा हूँ 6 का स्क्वायर, अच्छा 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, तो मैंने ये 5 ही ले लिया, आई एम रियली सॉरी, कुछ कैलकुलेशन एरर्स आजकल मैं नेसेसरीली कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो आने 25 + 36, 36 + 5 इज 41 + 20 61 है बेसिकली, है ना। सो 25 सब्ट्रैक्ट होकर वापस 36 ही बन जाने, लेकिन -36। आप इवन इससे चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, z टाइम्स 8 + 2 आयोटा प्लस z बार टाइम्स 8 - 2 आयोटा, और -36 को भी इधर लाकर लिखेंगे तो +36 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, जो कि ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो हमें दिए गए थे। तो आई होप अब आप काफी हद तक एक अच्छा सेंस बिल्ड कर पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को सोचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मान लो
आपको वर्कआउट करना है सेक्शन फॉर्मूला, है ना। ये भी वही आपकी बात है, वही डिस्कशन का हिस्सा है जो अभी तक हमने बिल्ड किया है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, है ना, आर्गन प्लेन में दो पॉइंट्स, वही कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। जैसे एक है Z1 और दूसरा है Z2। तो जब आप Z1 Z2 को ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके बीच में कहीं एक पॉइंट है ना, कहीं भी एक पॉइंट है। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q एंड देयर इज अ पॉइंट R। अब R की एक खास बात है कि जो P से R की डिस्टेंस है और R से जो Q की डिस्टेंस है, इन डिस्टेंसेस का रेशो m:n है ना। सो दिस डिस्टेंसेस का जो रेशो है, दैट रेशो इज m:n। आई होप यू आर गेटिंग माय स्टेटमेंट वेरी क्लियर। सो क्या मैं इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वर्कआउट कर सकता हूँ? आई होप अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से सोचा है तो यहाँ पर आसानी से आप लिख सकते हैं R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे m टाइम्स Z2, है ना, प्लस ऑफ कोर्स n टाइम्स Z1। आई होप ये बात भी आप समझ रहे हैं। डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स, m प्लस n। ऑफ कोर्स ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, यानी ये r का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोऑर्डिनेट होगा, मतलब r वेक्टर, r कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो इस मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, दिस इज बेसिकली फॉर इंटरनल डिवीजन, मतलब अगर r जो पॉइंट है वो इंटरनली लाई कर रहा है p और q के बीच में, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा, हैड इट बीन एक्सटर्नल डिवीजन, अब एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा, अप्रोच समझने की कोशिश करना, सारी क्लैरिटी आपकी वहीं से बिल्ड हो जाएगी। मान लो दोबारा आपके पास एक सिनेरियो बनता है, इसमें आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है लेट्स से P और यहाँ पर एक पॉइंट है लेट्स से Q, है ना, और एक पॉइंट R है। अब हो क्या रहा है वो समझना, बस अगर ये पार्ट आप समझ गए तो काफी अच्छी क्लैरिटी आपको बिल्ड होगी, है ना। तो मान लो ये जो P से R तक की डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और लेट्स से Q से R तक की जो डिस्टेंस है, इन दो डिस्टेंसेस का रेशो मुझे पता है। आई होप आप लैंग्वेज समझ पा रहे, P से R तक की डिस्टेंस और Q से R तक की डिस्टेंस। तो मान लो इन डिस्टेंसेस का रेशो जो है वो m:n है। आई होप ये रेशो आप समझ पा रहे, मतलब पी आर लेट्स से m टाइम्स कुछ है और क्यू आर n टाइम्स वही कुछ है, तो ये रेशो m:n आ जाना है। तो मान लो p कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z1 और q कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z2। तो आप r को कैसे लिखेंगे मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं। तो वही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो बातें, P जो है, P के पास जो पॉइंट है वो क्या है, M, मतलब P ने जो R के साथ डिस्टेंस ली है वो है बेसिकली M। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। और Q ने जो R के साथ डिस्टेंस ली है वो है N। तो M जो है आपका वो Q के पास जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, जो P वाली डिस्टेंस है R से, वो टर्म कहाँ जानी है, Q के पास। आई होप आप यही फॉर्मूला ऊपर भी देख रहे थे। तो यहाँ जो लिखूंगा वो लिखूंगा मैं R के लिए M टाइम्स Z2 माइनस, और जो ये n है वो किसके साथ जाएगा स्टूडेंट्स, p के साथ, तो हो जाएगा n टाइम्स Z1 अपॉन, अब इस बार सम लेने के बजाय मैं लूंगा डिफरेंस, क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर r which is externally dividing p and q into the ratio m:n। इसी की कुछ कॉरोलरीज भी हैं, मतलब ये आपका जो फॉर्मूला बना है ये किसके लिए बन रहा है स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सटर्नल डिवीजन के लिए एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बनता है। कॉरोलरीज ये हैं कि मान लो आपके पास दोबारा ऐसे दो पॉइंट्स हैं रैंडम, है ना, कि पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, पर इस बार खास बात ये निकल कर आती है कि पी और क्यू का मिड पॉइंट है लेट्स से आर। तो आर अगर मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ ये रेशो 1:1 होगा, यानी एम और एन की वैल्यू 1:1 हो जानी है। तो उस केस में आर के कोऑर्डिनेट्स क्या कहेंगे आप, अगर पी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो आर इज नथिंग बट Z1 प्लस Z2 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम भी आप इसे कह सकते हैं, या मिड पॉइंट निकालने के लिए जो सिंपल सी टेक्निक है इसे आप ये नाम दे सकते हैं। ऑफ कोर्स एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रैंडम आपके पास ट्रायंगल, स्केलिन, ऑब्ट्यूज, किसी भी तरीके का, मतलब इट इज जस्ट अ ट्रायंगल, मैं बस इतना कह दे रहा हूँ दैट दिस इज सिंपली अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की मान लो मुझे तीनों वर्टाइसेस दे दी गई, है ना, वर्टेक्स ए इज गिवन बाय Z1, है ना, vertex B is represented by a complex number Z2, and let's say vertex C is represented by a complex number Z3, और इसका एक सेंट्रॉइड है, इसका एक क्या है स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड। तो इसका जो सेंट्रॉइड है, वैसे तो प्रूफ भी लिया जा सकता है कि मीडियंस बेसिकली निकाल लो आप,
तो मीडियंस के साथ साथ आप उनका मीडियंस का जो रेशियो है 2:1 उस कंसेप्ट को अप्लाई कर लो तो सेंट्रॉइड आ जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ मैं डायरेक्ट अभी आपको रिजल्ट दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते वक्त हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी वर्कआउट करेंगे। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आप देते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 होल डिवाइडेड बाय 3 से। वही आपके डिवीजन वाले फॉर्मूले से ही ये बना है और उस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, सिंपल सी 2-3 चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 2-3 बातें और स्टूडेंट्स, जैसे ये वैसे तो हम ट्रायंगल्स डिस्कस करते वक्त, सोल्यूशन और ट्रायंगल्स डिस्कस करते वक्त इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बातें करेंगे, पर चूंकि यहाँ ट्रायंगल और डिवीजन से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो ये फैक्ट याद रखने में कोई बुराई नहीं है। आपके पास किसी भी ट्रायंगल के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। सो इमेजिन दिस एज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो इमेजिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कैसा ट्रायंगल है, आपके पास एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट। ये स्टेटमेंट आई होप आप सुन रहे हो। मैं 3 चीजें इसमें ले रहा हूँ। मैं इसमें एक तो ले रहा हूँ ऑर्थो सेंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डीलिंग विद ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट आपके पास लेट्स से 9 पॉइंट सेंटर है। ये 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है ये मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तब डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझाऊंगा। अभी बस आप मान लीजिए कि एक ट्रायंगल के लिए एक ऑर्थो सेंटर होता है, एक 9 पॉइंट सेंटर होता है, एक सेंट्रॉइड होता है। ये बस कुछ फैक्ट्स हैं जो अभी फिलहाल बस आप याद रख लीजिए, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में ये फैक्ट्स हेल्प करेंगे। इन फैक्ट्स का डिटेल्ड प्रूफ मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त करूंगा। और एक है आपके पास सेंट्रॉइड और उसके बाद एक है सरकम सेंटर। इनके लिए कुछ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन डिसाइडेड हैं। जैसे ऑर्थो सेंटर यूजुअली कुछ बुक्स में एच, कुछ बुक्स में ओ से रिप्रेजेंट होता है। लेते हैं हम ओ ले लेते हैं। 9 पॉइंट सेंटर के लिए जो लेटर रिजर्व है वो है कैपिटल एन। सेंट्रॉइड के लिए हमेशा आप कैपिटल जी ही पाएंगे और सरकम सेंटर के लिए यूजुअली कुछ बुक्स ओ यूज करती हैं। तो यहाँ ओ हमने ऑर्थो सेंटर के लिए रिजर्व किया है, तो सरकम सेंटर के लिए हमने सी यहाँ पर डिनोट किया है। कुछ बातें किसी भी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए ट्रू है, मतलब दिस इज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये हमेशा ट्रू होगा एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए कि आपके पास ये जो 4 पॉइंट्स ये हमेशा कोलिनियर होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज 4 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर फॉर एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। आई होप आप ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा हूं कि कोलिनियरिटी से मेरा क्या मतलब है। दूसरा स्टेटमेंट, कोलिनियर तो होंगे ही होंगे और इनके डिस्टेंसेस का रेशियो भी फिक्स होगा। यानी कि सेंट्रॉइड जो होता है वो आपके ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को, रिपीट, सेंट्रॉइड जो होता है आपका, मान लो आपके पास ये एक ऑर्थो सेंटर है और यहाँ पर आपके पास ये सरकम सेंटर है। तो सेंट्रॉइड जो है ना जनाब, वो आपके ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब OGs to GC हमेशा आपका 2:1 चलेगा। ये एक फैक्ट है। इवन एक और फैक्ट है, जो 9 पॉइंट सेंटर आपका होता है वो आपके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के एग्जैक्ट बीच में होता है। रिपीट, अगर आपके पास ये ऑर्थो सेंटर है मान लो O और यहाँ कहीं सेंट्रॉइड है तो इनके ठीक बीच में आपका 9 पॉइंट सेंटर होता है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, रेशियो हमेशा 1:1 ही होता है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। यानी अगर मैं इसको क्लब करूं अपने इस डेटा के साथ तो ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आपके पास एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये स्टेटमेंट सुनिएगा, तो कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर है, कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड है और कहीं ना कहीं सरकम सेंटर है। और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के एग्जैक्ट बीच में कौन है आपका 9 पॉइंट सेंटर। तो ये डिस्टेंस तो 1:1 है ही, मतलब ये डिस्टेंस तो इक्वल है ही। इवन ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी, मतलब ऑर्थो सेंटर से 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर से सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से सरकम सेंटर, ये सब पॉइंट्स आपस में इस तरीके से इक्विडिस्टेंट होते हैं। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसे हमेशा अपने पास एज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखिएगा ना। प्रोसीडिंग फर्दर, कुछ और फैक्ट्स, कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और जरूरी बातें। अगर आपके पास वर्टाइसेस हैं पैलोग्राम की, है ना, इसका भी एक सिंपल सा प्रूफ है कि वो डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब मान लो आपके पास एक पैलोग्राम है ना, अब पैलोग्राम के एक्सटेंडेड वर्जन रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब हैं। तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ पैलोग्राम के पर्सपेक्टिव से। आई होप आप इसे हर एक क्वाड्रिलेटरल जो पैलोग्राम का सबसेट है उसके लिए बात याद रखेंगे, है ना। सो फॉर अ पैलोग्राम लेट्स से मेरे पास ये इसके डायगोनल्स हैं, है ना। अब सुनिएगा गौर से, अगर ये है वर्टेक्स ए जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Z1 से, ये है वर्टेक्स बी जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Z2 से, दिस इज वर्टेक्स सी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z3 एंड दिस इज वर्टेक्स डी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z4। तो क्या मैं जानता हूँ इन डायगोनल्स का जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा। यानी इस पॉइंट को मैं Z1 और Z3 के पर्सपेक्टिव से क्या कह सकता हूँ, मैं इसे कह सकता हूँ
z1 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 2। पर यही पॉइंट को कहने का एक तरीका कि ये इन दोनों का भी तो मिड पॉइंट है, तो उस पर्सपेक्टिव से यही पॉइंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा z2 प्लस z4 डिवाइडेड बाय 2, विच मीन्स यू कैन कंक्लूड कि अगर z1 प्लस z3 जो है अगर वो z2 प्लस z4 के इक्वल है, तो ये हमेशा एक पैलोग्राम को ही रिप्रेजेंट करता है। इस पैलोग्राम में याद रखना ऑर्डर जो है वो होगा z1 फॉलोड बाय z2, z2 फॉलोड बाय z3, z3 फॉलोड बाय z4। ऑर्डर ये रहना चाहिए। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप पैलोग्राम को समझ पा रहे हो तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्लैरिटी से समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आप इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, दो तीन बातें लिखी हैं, z1, z2, z3 are the affixes of the vertices of a triangle. So first of all what we know is there is a triangle, और इस triangle के जो तीनों vertices हैं वो हैं z1, z2 और z3, ये affixes हैं मतलब vertices के, है ना। अब triangle having its circumcenter at the origin, so technically एक बड़ी खास बात कही है उसने, circumcenter। अब आप अपना नोशन डेवलप कर लीजिए कि जैसे circumcenter को मैं कैपिटल सी से डिनोट करूँ, तो सर्कम सेंटर जो है वो इन्होंने दिया है z। आई होप, मतलब सॉरी, सर्कम सेंटर जो इन्होंने लिया है वो लिया है ओरिजिन पर, ये o ऑर्थो सेंटर वाला नहीं है, बेसिकली ओरिजिन है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं z जो है अगर वो ऑर्थो सेंटर है, अगर z आपका ऑर्थो सेंटर है तो आपको कुछ प्रूव करना है। मेरा कहना है आप सारी बातें भूल जाएं, आप मुझे याद दिलाएं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने दो बातें पढ़ी है सर, कि जो सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का वो ऑर्थो सेंटर और आपके सरकम सेंटर को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1। आई होप ये बात आपको याद है कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। हाँ, मुझे क्या क्या पता है, मुझे ऑर्थो सेंटर z दिया हुआ है, आई होप आप ये बात जान रहे हैं। मुझे सरकम सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है, मतलब इसे मैं ओ लिख रहा हूँ, तो इस ओ में और इस ओ में कंफ्यूज मत होना, ये ओ बेसिकली आपका ऑर्थो सेंटर है, इसलिए हम यूजुअली इसे एच से रिजर्व करते हैं, पर अभी फिलहाल ओ से मान लिया। और ये ओ जो है आपका, ये ओ बेसिकली ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड विद व्हाट आई एम ट्राइंग और स्टेटिंग हियर। सो जी क्या होगा बताओ सर, जी हो जाना है 2 टाइम्स ओ यानी 0 प्लस 1 टाइम्स z यानी ऑर्थो सेंटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। आई होप आई कैन से दैट, which means सेंट्रॉइड क्या होगा, 2 into 0 0 plus z, so सेंट्रॉइड आपका होगा z/3 if this data is very well understood by all of you। पर मेरे अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड क्या होता है, हमने किसी भी ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड जो पढ़ा है, अब ये जो जी है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन हमने यहाँ से जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो कितने हैं स्टूडेंट्स, वो आए हैं z/3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ z/3, विच मीन्स इफ आई वर टू सिंप्लीफाई, तो क्या मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 माइनस z इज इक्वल टू 0, which is exactly what I was supposed to prove। आई होप एक बेहद आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन जिसे अगर ठीक से समझा जाए तो आसानी से सोचा जा सकता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप और क्लैरिटी बिल्ड कर पाएं इस कंसेप्ट को लेकर कि एग्जैक्टली आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सोचना है। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एवरीवन। क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इसे पढ़िए पर इत्मीनान के साथ पहले अटेम्प्ट करिए। z1, z2, z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उसमें a b c जो दिए गए हैं वो तीन रियल नंबर्स इस तरीके से हैं कि उनका सम 0 है, और a z1 प्लस b z2 प्लस c z3 0 है। तो बोला जा रहा है z1 z2 z3 कोलिनियर है, प्रूव करिए। मेरा कहना है ठीक है, सुनना ध्यान से, मुझे क्या बोला बस ये बताओ। एक जरूरी बात कही गई कि a z1 प्लस b z2 प्लस c z3 की वैल्यू 0 है। एक और बात कही थी दोस्त कि a प्लस बी प्लस सी भी 0 है, तो मैं c को नेगेटिव ऑफ a प्लस बी लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ, तो बताओ ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है a z1 प्लस b z2 और c की जगह मैं रख रहा हूँ नेगेटिव ऑफ a प्लस बी टाइम्स z3 और इक्वल टू 0 है, तो इसे मैं उस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। मतलब क्या मैं z3 को a z1 प्लस बी z2 अपॉन a प्लस बी लिख सकता हूँ। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, अगर मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दूं इस एक्सप्रेशन को सोचने का। जैसे मान लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2। इमेजिन करिए कहीं पर एक पॉइंट है इनके बीच में है z3, वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है कि z3 से जो z2 की डिस्टेंस है वो मान लो a है, और z3 की z1 से जो डिस्टेंस है वो मान लो b है।
तो आप Z3 के बारे में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं? डू यू नॉट थिंक Z3 को आप इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस करेंगे? और अगर आप Z3 को इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली हम वर्कआउट कर पा रहे हैं क्वेश्चन में दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग, सो डू यू नॉट थिंक Z1, Z2, Z2 और Z3 आर नथिंग बट कोलिनियर, विच मीन्स जो आपका Z3 है वो Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली B/A के रेशो में डिवाइड कर रहा है। और ऐसा तभी पॉसिबल है, आई होप ये तो हमको कहा ही जा चुका है कि ए बी जो है तीनों रियल नंबर्स हैं, तो ये तो कहा ही जा चुका है कि अब वो चाहे ऑपोजिट साइन के हो या सेम साइन के, या तो इंटरनल डिवीजन होगा या एक्सटर्नल, अगर माइनस हुआ तो एक्सटर्नल, प्लस हुआ तो इंटरनल। तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, दोनों ही केस में क्या मैं नहीं कहूंगा कि ये जो डिवीजन हो रहा है ये इस वजह से ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर ही होंगे। बड़ी ही कॉमन सेंस भरी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मेरा मानना है आप इसे क्लैरिटी के साथ सोच पा रहे हैं। एक और नया पर्सपेक्टिव मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन देयर इज अ ट्रायंगल, इट कैन बी एनी ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, बस एक ट्रायंगल रैंडमली है। सो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस, जैसे वर्टेक्स ए रिप्रेजेंटेड बाय Z1, वर्टेक्स बी लेट्स से रिप्रेजेंटेड बाय Z2 एंड वर्टेक्स सी रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से Z3। मैं मान लो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ, सो आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। So there is a standard formula for this. कोऑर्डिनेट में एक अलग तरीके से देखेंगे, यहाँ हम अलग तरीके से देखेंगे। तो फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला देना चाहूँ, सो जो ट्राइंगल का एरिया होता है, क्लियर सी लैंग्वेज में याद रखिएगा, ये होता है 1/4 टाइम्स आपके ट्राइंगल की जो तीनों चीजें हैं उनका। देखना ध्यान से, 1/4 टाइम्स। मॉड्यूलस जरूर लेंगे हम, मॉड्यूलस इसलिए लेते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ट्राइंगल का एरिया जब आप निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। अब आप एक एक करके तीनों चीजें लेते जाइए। आप पहले ले लीजिए Z1 का कॉन्जुगेट और 1, फिर आप ले लीजिए Z2 का कॉन्जुगेट और 1, फिर आप ले लीजिए Z3 का कॉन्जुगेट और 1। जब आप इसका मॉड लेकर इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, या उल्टा इसका डिटर्मिनेंट लेकर टेक्निकली इसका मॉड ले लेंगे, उसका 1/4 कर देंगे, तो आपको इस ट्रायंगल ABC का एरिया मिल चुका होगा। दैट्स द फॉर्मूला फॉर वर्किंग आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। याद रखिएगा, बड़ी ही सिंपल सी बात है, जहां पर ये आई होप मुश्किल चीजें नहीं है। अगर मैं आपको एक ट्रायंगल बनाकर दूं, मान लो एक रैंडम सा ट्रायंगल बना के दे रहा हूँ, उस ट्रायंगल की जो तीनों वर्टाइसेस हैं, ये मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया है ना, ड्रॉ ही कर लेते हैं ठीक से। सो इमेजिन देयर इज अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की जो तीनों वर्टाइसेस हैं, मतलब इसी बात की कॉरोलरी है जो सीधे आप लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसकी एक वर्टेक्स मान लो है Z, दूसरी वर्टेक्स मान लो है ओमेगा Z, कॉस सुनिएगा, और जो थर्ड वर्टेक्स है अगर वो है Z प्लस ओमेगा Z, यहाँ पर ये जो ओमेगा मैंने लिखा है दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आई होप आपको याद है लर्निंग। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कोई ट्रायंगल बन रहा है अगर इन तीन पॉइंट की वजह से Z प्लस ओमेगा Z प्लस Z प्लस ओमेगा Z, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा, the area of this triangle is always root 3/4 times mod of z square। अब ये कहानी किसी और दिन के लिए रिजर्व रखिए कि ये कैसे आया और यही क्यों आया, थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो आप काफी कुछ निकाल सकते हैं। ऑल्दो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिया है, कोशिश करिएगा वर्कआउट करने की कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। अगर इतनी बातें समझ आई हैं तो लेट्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब इसे देखते हैं एक एक क्वेश्चन में अप्लाई होते हुए कि एग्जैक्टली आप इन्हें कैसे सोचते हैं। सो आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, समझिए और बताइए कि आपके पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। हैव अ लुक एट दिस। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर से हम डील कर रहे हैं। पहला है Z, दूसरा है आयोटा Z और तीसरा है Z प्लस आयोटा Z, राइट। फॉर्मूला सेज आप इन तीनों को ले लीजिए, मतलब Z ले लीजिए, आयोटा Z ले लीजिए और Z प्लस आयोटा Z ले लीजिए। फॉर्मूला सेज इन तीनों के कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो Z बार आयोटा Z पूरे का बार और Z प्लस आयोटा Z पूरे का बार यानी इसका। और फिर थर्ड कॉलम में 1 1 1 ले लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करिए, उस डिटर्मिनेंट का मॉड ले लीजिएगा ताकि आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू ना आए, और उसका 1/4 कर दीजिए। दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यू आर लुकिंग फॉर, जो कि Z आयोटा Z और Z प्लस आयोटा Z से बनता है। अब अगर सिंप्लीफाई करें तो आयोटा Z के कॉन्जुगेट को मैं आयोटा का कॉन्जुगेट और Z का कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ, और आयोटा का कॉन्जुगेट आई होप यू ऑल नो वेरी क्लियरली
माइनस आयोटा होता है। सेम लॉजिक यहाँ अगर अप्लाई करूँ तो हो जाएगा z प्लस आयोटा z का कॉन्जुगेट, यानी इसे आप लिख सकते हैं z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट और आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा। डिटर्मिनेंट को बिना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के आप मैं फिलहाल एक्सपांड कर दे रहा हूँ, एज्यूम करते हैं क्योंकि आपको भी डिटर्मिनेंट शायद ना पता हो, तो सीधे सीधे डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने का तरीका है रो वन के अलोंग। अगर अभी मैं बिना ज्यादा दिमाग लगाए कर रहा हूँ तो रो वन के अलोंग अगर किया तो 1/4 तो आना ही है, इनटू क्या आएगा स्टूडेंट्स वो सोचिएगा। आप पहले लिखेंगे z, है ना, सो दिस z टाइम्स कितना, गौर से देखिएगा, दिस माइनस दिस, है ना, तो पहली टर्म हो जाएगी माइनस आयोटा z बार, आई होप आप देख रहे हैं, इसमें से आप माइनस करेंगे z बार प्लस आयोटा z बार, आई होप आप देख रहे हैं, फिर आप लिखेंगे माइनस z बार, इसके साथ क्या आएगा स्टूडेंट, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज आयोटा z, और आप इसे माइनस करेंगे, सो दिस इज माइनस z माइनस आयोटा z। आई होप ये बात भी समझ आ रही। फिर आप लिखेंगे प्लस 1 टाइम्स कितना, इसका प्रोडक्ट जो कि हो जाना है आयोटा z बार, और ये हो जाना है माइनस आयोटा स्क्वायर z बार। आई होप आई एम लुकिंग एट इट वेरी क्लियरली। ये जब मल्टीप्लाई होगा सो दिस इज माइनस आयोटा, लेकिन ये हो जाएगा प्लस, सो माइनस माइनस प्लस आयोटा z बार, और एक बार और प्लस ही आना है आयोटा स्क्वायर z बार। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल लुक लाइक। अब आप इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिएगा 1/4 बाहर ही रखें। एक बात और याद रखिएगा कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो एहतियातन के तौर पर मैं मॉड लगाए रखूंगा, है ना। आयोटा z बार आर कैंसल्ड, iota z and iota z are cancelled, and here I think iota square z bar are cancelled clearly. I hope यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है होपफुली। नाउ प्रोसीडिंग अहेड, अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो क्या मिलता है जरा इस पर विचार करते हैं। देखो z टाइम्स z बार तो ये जाना है माइनस z बार, है ना, ये माइनस z बार टाइम्स माइनस z तो हो जाएगा प्लस z बार, और यहाँ आयोटा z यानी ये हो जाना है 2 टाइम्स आयोटा टाइम्स z बार। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल लुक लाइक। सिंपली आप देखेंगे दोबारा एक और एक्सप्रेशन ये कैंसिल आउट हो रहा है, सो 1/4 के लिए जब 2 बाहर आता है, सो दिस इज 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ आयोटा टाइम्स z बार। दो बातें, मॉड ऑफ z1 z2 को आप लिख सकते हैं मॉड z1 टाइम्स मॉड z2, तो आयोटा तो बाहर आ जाएगा, आयोटा का मॉड 1 होता है, और एक और लर्निंग कि z बार को आप मॉड z का स्क्वायर लिखते हैं। बस यही दोनों लर्निंग्स अगर मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी बात होपफुली बन जाएगी उस कंक्लूजन तक जो पूछा गया है। सो 1/2 तो 1/2 है, आयोटा का मॉड 1 और z बार को आप मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सपोज्ड टू प्रूव। मैं कहता हूँ इतना सोचने की बजाय अगर आपने इन नंबर्स को ठीक से ऑब्जर्व किया होता ना, तो इसी को सोचने का, इसी क्वेश्चन को सोचने का एक और बेहतरीन तरीका था। देखो मैं बताता हूँ, आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए z, आयोटा z, और सोचो z प्लस आयोटा z। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अगर आपने अभी तक जो बातें सीखी हैं उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचते तो। देखो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ z, ध्यान से देखना, बस इसी से सारी कहानी खत्म हो जाएगी। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, so this is a complex number, let's denote it by point p, और ये है z। कैन यू हेल्प मी, अगर ये है p जो कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो z से, तो q यानी आयोटा z क्या होगा, क्या आप भूल गए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करें इट मीन्स नथिंग बट उसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना, मतलब ये जो q है दिस इज नथिंग बट आयोटा z। और एक और खूबसूरत सी बात कि q हो या p दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट वेरी क्लियरली। एक और जरूरी बात, क्या आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स को ऐड करना नहीं आता, तो आपको ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा है कि जो थर्ड इसकी साइड बन रही है दिस इज नथिंग बट z प्लस आयोटा z, जो कि आपका यही कॉम्प्लेक्स नंबर है r, अगर मैं इसे लिखूं तो सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर हियर इज नथिंग बट z प्लस आयोटा z, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट वेरी क्लियरली। सो आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरीके से बने हैं, अगर आप सोच पा रहे हो तो बस इसे ऐसे सोचिएगा कि यहाँ पर जो डायरेक्शंस का गेम है वो कुछ ऐसे खेला गया है, मतलब आप समझ ना लेने से मैं इसको थोड़ा इस तरीके से दिखाता हूँ। ये जो आयोटा z था स्टूडेंट्स, इसे उठाकर एज इट इज मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ यहाँ, ये जो आयोटा z है इसे अगर मैंने यहाँ रखा, सो p ये रहा, बस वेक्टर है तो इन्हें मैं फ्रीली ट्रीट कर सकता हूँ, तो ये हो गया q जो कि आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स आयोटा z। आई होप आप सुन रहे हो मेरी बात। और जब मैंने इसे यहाँ इस तरीके से ज्वाइन किया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, तो ये जो आपका r है, आई होप आप सुन रहे हो, ये जो आपका r बन रहा है दिस इज आई होप वेरी क्लियरली विजिबल टू यू z प्लस आयोटा z। सो ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके आ गए, ये z था,
ये आयोटा जेड था और ये है आपका जेड प्लस आयोटा जेड। तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरीके से प्लॉट हो चुके हैं। आपको अगर ये दिख रहा है तो ये आयोटा जेड और जेड दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री पर इक्वल, मतलब ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है जेड जिसकी लेंथ हो जाएगी मॉड जेड, और हाइट भी है आयोटा जेड जिसकी लेंथ हो जाएगी मॉड आयोटा जेड। आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। एक लाइन में इस क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते थे अगर आपने इस कॉमन सेंस के साथ इस क्वेश्चन को सोचा होता। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे और हर एक पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे कि पूरी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कैसे विजुलाइज करने में आपकी हेल्प करता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, कोनिक सेक्शन हो, चाहे कुछ और आने वाले समय में इस पर बेस्ड फॉर्मूले हों।